Well, students, how are you? Okay. Today I am going to discuss about the magnetic effect of current. A new topic. You can say new part of the physics, class 12. Magnetic effect of the current. This is the name of the topic. To discuss this topic, we should connect the things first of all. सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को कलेक्ट करना हो, कहाँ से चले, कहाँ जाना और कैसे जाना, किस बात से जाना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक टॉपिक लिखा है मैंने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पहले की क्लासेस में जान रहे हैं. वी आर स्टडिंग अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन द अर्लियर क्लासेस, इन द प्रीवियस क्लासेस. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ शो हो सकती है, कौन कौन शो कर सकता है, क्या सिचुएशंस हो सकते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक मैग्नेट शो कर सकता है. मैग्नेट, आपको मालूम होगा कि नेचुरल मैग्नेट एक स्टोन था जो पाया गया और जिसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टॉपिक को इस्टेब्लिश किया गया. उस स्टोन का नाम था मैग्नेटाइट. ब्लैक कलर्ड स्टोन था, irregular shape का. Fe3O4 is the chemical name. Magnetite, chemical formula is Fe3O4 and magnetite is the name. मैग्नीशिया नामक डिस्ट्रिक्ट में मिला था. मैग्नीशिया, that's why the property name is magnetism. इसी वजह से मैग्नेटिज्म इस प्रॉपर्टी का नाम डाला गया. और जो प्रॉपर्टी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते थे, जो मटेरियल, उनको मैग्नेटिक मटेरियल का नाम दिया गया. बहुत सिंपल सी चीज़ थी. बहुत सारी प्रॉपर्टीज आई थी उस नेचुरल मैग्नेट को लेकर, जिसके बेस पर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बनाए गए थे. तो दीज आर अनदर पार्ट विच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसको मैग्नेट भी शो कर सकता है. जो मैग्नेट होगा वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा. बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पार्ट में आएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. और मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट भी शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट कैरिंग कंडक्टर भी शो करेगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मूविंग चार्ज भी शो करेगा. एंड फॉर टुडेज टॉपिक वी आर टेकिंग current carrying conductor because our topic is magnetic effect of current. तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब कि ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है. तो किस पार्ट में आएगा? वो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जो हमारी करंट टॉपिक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. इसीलिए हमने इसको एक ब्रैकेट दिया हुआ है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के 3 वेज तो है. मैग्नेट भी शो करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर भी शो करेगा, मूविंग चार्ज भी शो करेगा. करंट कैरिंग कंडक्टर जो शो करेगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पार्ट में आएगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही हमारी टॉपिक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी ऐसा कंडक्टर जो करंट जिसमें पास हो रही हो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है. तो कैसे, ये पता कैसे चला? क्योंकि मैग्नेट के बारे में तो नेचुरल मैग्नेट था, बट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में कम पता चला. क्या उसका मैग्नीट्यूड है, क्या उसका डायरेक्शन है? तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पार्ट में, ये मैग्नेटिक यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है. इसको बताया ऑस्टेड. मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, ये ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पता चला. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड के बारे में बताया बायो-सेवर्ट ने. बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं. तो बायो और सेवर्ट एक साथ मिलकर के ये बताए कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू पता चलेगा. बायो-सेवर्ट लॉ ने इसके बारे में डिस्कशन दिया. इनके साथ साथ एम्पियर्स रूल भी है. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में एम्पियर ने भी बताया है. बट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायो-सेवर्ट लॉ इन दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट में हम बायो-सेवर्ट लॉ पे डिस्कस कर रहे हैं. इसके साथ देखिए डायरेक्शन क्या होगा.
डायरेक्शन उस मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन के बारे में मैक्सवेल कॉक्स स्क्रू लॉ है, राइट हैंड थंब रूल है एंड राइट हैंड पाम रूल है। ये जो रूल्स हैं ये डायरेक्शन को बताएंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करंट कैरिंग कंडक्टर भी शो करेगा, बट उसके लिए इतने साइंटिस्ट आएंगे उस पूरे चीज को कंप्लीट करने के लिए। एक ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, दूसरे पार्ट में बताया गया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और तीसरे पार्ट में बताया गया कि उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। और ईच एंड एवरी पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके हम सारे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यानी हम करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। इन सारे चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ, जो सबसे पहले पार्ट कि हम कैसे जाने कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इसके लिए जो नाम आता है सबसे पहले वो नाम है ऑस्टर्ड का। ऑस्टर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पर कहा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। और सिंपली उस एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो उन्होंने एक वायर लिया था और उस वायर के नीचे ऐसे एक मैग्नेटिक नीडल लगा दिया। ये हमारा मैग्नेटिक नीडल है जिसका ये आपका टेल पॉइंट है, ये हेड पॉइंट है। स्टेशनरी केस में यानी जब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो ये ऐसे था। जो ही इसमें करंट फ्लो हुई तो ये जो नीडल था ये डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे हो गया। ये इसका हेड पॉइंट और ये इसका ट्रेक पॉइंट। इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसका था, इससे इसने अपना डिफ्लेक्शन शो किया। इसका सीधा मतलब ये डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब कि मैग्नेटिक नीडल जनरली डिफ्लेक्शन तब शो करता है जब मैग्नेटिक फील्ड उसे मिलती है, और करंट पास होते ही डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ऐसा ऑस्टर्ड ने कंक्लूड किया इसको। और चूंकि डिफ्लेक्शन अपवर्ड हुआ था तो उन्होंने दो चीजों पर फोकस किया कि अगर नीडल को वायर के नीचे रखा जाएगा तो ऊपर की ओर डिफ्लेक्शन होगा वेस्ट में, और अगर नीडल के ऊपर वायर के ऊपर नीडल को रखा जाएगा तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन होगा, यानी ये डाउनवर्ड आ जाएगा। और इस पार्ट को बनाने के लिए एम्पियर स्विमिंग रूल भी सामने आया, जो ये बताएगा कि नॉर्थ पोल नीडल का किधर डिफ्लेक्ट होता है। इन सारे चीजों का डिस्कशन, यानी ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, एम्पियर स्विमिंग रूल से हम नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन पता कर पाते थे, और क्या एक्सपेरिमेंट था, ये सारा एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं पहले की क्लास में। बट कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि बताया किसने कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो बताया ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस कंडक्टर के अराउंड। ये एक्सपेरिमेंट जब कंप्लीट हो गया, ये क्लियर हो चुका था कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आई थी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये आंसर दिया हमारे बायोट और सेवर्ट ने। बायोट सेवर्ट लॉ से ये क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, जो ऑस्टर्ड ने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताने का काम बायोट सेवर्ट ने किया। और कहा क्या कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, इसमें ऐसे करंट आई प्रोड्यूस हो रही है, और इन्फिनिटली स्मॉल एक हम एलिमेंट डीएल ले लेते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, और उससे थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जो आर डिस्टेंस पर है यहाँ इस एलिमेंट से। तो जब ये आर डिस्टेंस पर इस एलिमेंट से है, ये पॉइंट पी है जिस पर हमें फील्ड पता करना है, तो वो फील्ड जो आएगी, चूंकि इन्फिनिटली स्मॉल हमने करंट एलिमेंट लिया है, तो ये जो फील्ड आएगी वो होगी डीबी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यानी अगर इसको पार्ट करें तो ये जो dB होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल करंट एलिमेंट dl, ये डिपेंड करेगा करंट पर,
एलिमेंट के लेंथ पर, थीटा पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। और ये जो पार्ट होगा आपका आइडियल जो पार्ट होगा, मैं इसको सर्किल कर रहा हूं, आइडियल पार्ट को कहा जाएगा करंट एलिमेंट। ये जो आइडियल होगा ये करंट एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। यानी जो इस इन्फिनिटली स्मॉल एलिमेंट लिया गया था वायर का, उसमें जितनी करंट प्रोड्यूस होगी तो आई और डीएल जो मिलेगा वो कहलाएगा करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट को वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। करंट एलिमेंट को वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और करंट एलिमेंट का मतलब केवल करंट नहीं होगा या केवल डीएल यानी लेंथ ऑफ द एलिमेंट नहीं होगा। दोनों को जब साथ लेंगे, करंट और लेंथ ऑफ द एलिमेंट यानी आईडीएल जब साथ आएगा तो ये कहलाएगा करंट एलिमेंट। Ideal is defined as the current element and taken as the vector quantity in this part Biot-Savart law. Biot-Savart law के केस में आइडियल करंट एलिमेंट होगा और इसे वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। जब फार्मूला बनेगा dB is directly proportional to ideal sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां पर r क्या है, इस एलिमेंट से r डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉइंट, यानी यू कैन से r एंड dl, इसके बीच की एंगल थीटा है। और यहाँ साइन लिया गया है और आपको मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में चलती है। अगर हमें मैक्सिमम फील्ड की बात पता करनी होगी तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1, ये होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए हम सबको। तो dB is directly proportional to ideal sin theta upon r square. This is the part. हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अगर हम इक्वल टू का साइन लेते हैं तो dB इज इक्वल टू k idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इट विल बी द फार्मूला। ये dB के लिए होगा। जनरली बायो-सेवर्ट ने इन्फिनिटली स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, स्मॉल वायर्स के लिए, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अपने फार्मूले को दिया था, अपने थीसिस को दिया था, अपने लॉ को बताया था। बट इसे हम लॉन्ग वायर, लॉन्ग कंडक्टर के केस में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रीगेट करके इसको हम लॉन्ग कंडक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये इन्फिनिटली स्मॉल वायर के लिए, स्मॉल कंडक्टर के लिए लिया गया था, बट हम यूज कर सकते हैं लॉन्ग कंडक्टर के लिए भी वैलिड है। इंटीग्रेशन करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई लॉन्ग कंडक्टर है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी किसी पॉइंट पर। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई, तो मैग्नीट्यूड को किस यूनिट में रखा जाएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी डीबी की, यानी डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आएगी, इस के की वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे अभी सामने कि बायो-सेवर्ट ने सिंपली ये कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर इन्फिनिटली स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से करंट पर डिपेंड करती है, डीएल यानी उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है, एंगल बिटवीन द पॉइंट एंड एलिमेंट इस पर डिपेंड करती है, उसके साइन के साथ यू कैन से साइन थीटा पर डिपेंड करती है, एंड जो डिस्टेंस है आर उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिपेंड करने का मतलब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा एंड dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। उनको एक साथ करके अगर कॉम्बिनेट करेंगे तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I and DL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर निकल करके आएगा। और आपको मालूम है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो किसी न किसी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, एंड हियर this constant is k, which is multiplied to replace directly proportional sign into equal to sign. इस k की वैल्यू पर बहुत बड़ा फैक्टर है। इस k की वैल्यू क्या होगी, इस k को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे एग्जैक्ट वैल्यू मैग्नीट्यूड की ला सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अब k पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो k पर जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट इन CGS सिस्टम, मेनी सिस्टम आर देयर, यूनिट पता करने की, यूनिट्स बताने के बहुत सारे सिस्टम हैं। तो इन CGS सिस्टम k इज इक्वल टू 1। CGS सिस्टम में यहां पर जो k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1। बट इन SI सिस्टम
SI सिस्टम में इस K की वैल्यू है μ0/4 इस K की वैल्यू जो SI सिस्टम में है, SI सिस्टम में K की वैल्यू है μ0/4 और μ0 को कहा गया है बेटा, μ0 को कहा गया है permeability of free space or air. You can say absolute permeability of free space or air. Absolute permeability of free space or air. ये कहा गया है ये μ0 के बारे में। और μ0 की जो वैल्यू है, μ0 की जो वैल्यू पाई गई है वो पाई गई है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ORR न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होगी, वेबर पर मीटर पर एम्पियर भी यूनिट होगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी यूनिट होगी इस μ0 की। बहुत सारी यूनिट्स मैं बता रहा हूं। इस μ0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूनिट होगी वेबर पर मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये भी यूनिट हो सकती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी यूनिट हो सकती है। बार बार आ सकता है ये किसकी यूनिट है किसकी उठी, इस पार्ट पर मैं इस बात को बता रहा हूं, इस बात को रख रहा हूं। ये तो था कि SI सिस्टम में इस K की वैल्यू μ0/4 है, μ0 की वैल्यू क्या है, μ0 को कहते क्या है और μ0 की यूनिट क्या है। और CGS सिस्टम में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की जो वैल्यू है वो है 1। CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या है 1 है। बट अभी भी एक पार्ट रुका हुआ है, यूनिट कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट आएगी, हम जब मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की बात करेंगे फार्मूले के बाद, हम उसे किस यूनिट में रखें, तो जब हम यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट निकल करके आएगी वो आएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसे हम टेस्ला भी कह सकते हैं, टेस्ला, टेस्ला को T से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। ORR मैक्सवेल, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम गॉस भी कह सकते हैं। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम टेस्ला भी कह सकते हैं। CGS सिस्टम में मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम गॉस भी कह सकते हैं, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। यानी यहां पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, ऑस्टर्ड ने क्लियर कर दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अपने एक्सपेरिमेंट से, हम लोग पहले से जान चुके थे। लेकिन उस फील्ड का मैग्नीट्यूड, उस फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, ये बताया बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू। बायो-सेवर्ट ने बताया अपने लॉ के थ्रू। क्या बताया कि उसकी वैल्यू आती है dB = μ0/4 IDL sin θ/r² इन SI सिस्टम। आप वहां पर μ0/4 नहीं रख सकते इस CGS सिस्टम में, इसीलिए हमने फार्मूले को K लिख करके दिया था कि dB = K IDL sin θ/r² इन CGS सिस्टम K = 1 एंड SI सिस्टम K = μ0/4 और इसीलिए μ0 के बारे में डिस्कशन सबसे पहले किया। जब हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया, CGS और SI सिस्टम में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हम पा चुके थे। नाउ वी आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड अबाउट द permeability of free space or vacuum. Then after one question is there
कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में जानने का काम हमें अभी करना बाकी था कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन के लिए बायो सेवर्ट लॉ में कुछ भी बताया नहीं गया, कुछ भी जानकारी नहीं थी, केवल मैग्नीट्यूड का डिस्कशन किया गया था। और एम्पियर्स लॉ के थ्रू भी मैग्नीट्यूड का डिस्कशन किया जाएगा आगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बट डायरेक्शन के बारे में भी चीज बाकी थी। एक ने बता दिया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगले पार्ट में बता दिया गया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। एक पार्ट बाकी है जहां पर हमें डिस्कस करना है डायरेक्शन क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का। और उसके लिए बहुत सारे लॉज आए, बहुत सारे रूल्स आए कि डायरेक्शन क्या होगा। तो हम अब डायरेक्शन के पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन होने वाला है। डायरेक्शन के केस में सबसे पहले मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल आया। कॉर्क स्क्रू रूल नाम क्यों रखा गया, सपोज करिए हमारे पास ये स्क्रू है और हम इस स्क्रू को ऐसे टाइट कर रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं, तो जो ये मूव करेगा ना, जो ये स्क्रू जब मूव करेगा तो या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा, या अंदर जाएगा स्क्रू या बाहर आएगा। दो ही केस हो सकता है, या तो स्क्रू टाइट होगा तो अंदर की ओर जाएगा और अगर ढीला होगा तो बाहर की ओर आएगा। तो स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो स्क्रू के मूव करने का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है। एकदम ध्यान देना है, आपके पास स्क्रू ड्राइवर है और आप स्क्रू को टाइट कर रहे हैं या स्क्रू को खोल रहे हैं, तो स्क्रू का जो मोशन है, जो स्क्रू मूव करेगा अंदर या बाहर की ओर आएगा या अंदर की ओर जाएगा, वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। और जो थंब मूव करेगा, थंब मूव करने का मतलब अगर आप स्क्रू ऐसे ले जाएंगे तो थंब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अगर आप स्क्रू ऐसे ले आ रहे हैं बाहर तो थंब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यानी इस रूल के अकॉर्डिंग में, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग में हम क्या जान पा रहे हैं कि स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जा रहा है या उसको ओपन किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, ढीला किया जा रहा है। तो जब स्क्रू हम ऐसे क्लॉकवाइज हमारा थंब चल रहा है, तो जो स्क्रू इन कर रहा है या आउट हो रहा है, तो इन हो रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो करंट का, यानी स्क्रू जो का जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन है। और हमारा थंब जब स्क्रू ड्राइवर को हम टाइट मूव कराएंगे, स्क्रू ड्राइवर को या तो ऐसे और या ऐसे, तो जो थंब का डायरेक्शन है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जो स्क्रू के मूव करने का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है। और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह की मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, मैग्नेट की वजह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ना है। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट होना चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, तब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पाएंगे। तो करंट का डायरेक्शन मैक्सवेल स्क्रू रूल में बताया गया कि स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो करंट का डायरेक्शन होगा, और स्क्रू ड्राइवर को जब हम मूव करा रहे होंगे उसको स्क्रू को टाइट करने या ढीला करने में, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा चाहे इधर चाहे इधर, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बहुत सिंपल सी चीज थी और ये चीज एकदम साफ कही गई कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो करंट एलिमेंट और जो ये डिस्टेंस है, इसको भी वेक्टर के तौर पर आगे दिखाया जाएगा आर कैप से मल्टीप्लाई करके। तो जो करंट एलिमेंट है और ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर के केस में, तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल करके जाएगा। यानी अगर x डायरेक्शन में करंट है, y डायरेक्शन में हमारा r है पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है, तो z डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, दोनों के ही परपेंडिकुलर। हो सकता है आर वाई एक्सिस पर ना हो तो भी दोनों के परपेंडिकुलर ही जाएगा जेट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दूसरा लॉ जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते थे वो है राइट हैंड थंब रूल। सबसे आसान रूल मुझे लगता है ये राइट हैंड थंब रूल। देखिए बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल को ऐसे हमने अपने राइट हैंड को लिया, ये दाहिना हाथ है हमारा, राइट हैंड को हमने ऐसे लिया और राइट हैंड थंब रूल से क्या पता कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल से क्या पता कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल भी मिला। नाउ वी आर हैविंग राइट हैंड थंब रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सच ए वे वी कैन put our
hand in this way that the curl gives the direction of magnetic field and thumb gives the direction of the current. हम इस तरह से अपने राइट हैंड के पाम को रखते हैं कि ये जो फिंगर्स की कर्ल बनेगी ना, ये जो कर्ल बनेगी ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो थंब होगा ये बताएगा करंट के डायरेक्शन को। यानी अगर किसी वायर में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट ऊपर की ओर जा रही अपवर्ड में, ये वायर हमने ले लिया और किसी वायर में, इस पार्ट पर हम बताने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वायर है और इस वायर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, कर्ल को देखिए, ये मेरा कर्ल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, जब अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट ऊपर की ओर जा रही होगी तो फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। मेरे हैंड को देखिए, मेरे कर्ल को देखिए, फिंगर के कर्ल्स को देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज अगर कर्ल है तो मतलब कि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, बिल्कुल सिंपल। अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो कर्ल को देखिएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। बिल्कुल ध्यान से देखिए, घड़े की सुइयों की डायरेक्शन में ही हमारे फिंगर्स के कर्ल्स मूव कर रहे हैं। देखिए ये फिंगर का कर्ल है जो मूव कर रहा है और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यानी अगर यहाँ पर इसको शो करें तो हम कैसे शो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ को अगर हम हटा दें तो हमारे पास थोड़ा स्पेस होगा बोर्ड पर और हम बता पाएंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरली सर्कुलर बनेगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगी, मैंने बोला, ये पहले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनती है और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के पास स्ट्रेट और सेगमेंट एंड्स के पास सर्कुलर बनती है। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, वी हैव स्टडी ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in the case of straight current carrying conductor and pattern of magnetic field in the case of circular current carrying conductor. Already we have discussed. बस यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगी और अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बनेगी और उसके एंड्स के पास सर्कुलर बनेगी। एक बार इस बात को हम कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट के केस में तो सर्कुलर ही बनेगी, ये ध्यान रहेगा, और अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो क्या होगा, इस बात को यहाँ डिस्कस कर दे, तब हम डायरेक्शन बताने पे फिर से आ रहे हैं। ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके एंड पर ऐसे सर्कुलर बनेगी, एंड वाले पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड, और जो स्ट्रेट वाला पार्ट आएगा यानी जब सेंटर के पास पहुंचेंगे तो वो नियरली स्ट्रेट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा और वो भी इसी रूल से होगा कि करंट का डायरेक्शन कैसा है। सपोज करिए कि हमने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर और निगेटिव टर्मिनल इधर है, तो निगेटिव टर्मिनल यानी इस पार्ट को जो करंट मिलेगा वो निकलता हुआ और इस पार्ट को जो करंट मिलेगा ऊपर की ओर जाता हुआ, तो ऊपर की ओर जाता मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट हो गई, तो इस केस में जो फील्ड बन रही होगी इस एंड पर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के इस एंड पर जो फील्ड बन रही होगी वो अपवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे फील्ड का डायरेक्शन होगा इन सर्कुलर फील्ड का, और यहाँ पर करंट आती हुई दिखेगी यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज जो एंड पर सर्कुलर फील्ड्स बनेंगी वहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये जो है स्ट्रेट के केस में यानी करंट कैसे चल रही है, करंट चल रही है बेसिकली क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगी, इसमें से ऐसे होते हुए और ऐसे निकल आएगी। ध्यान दीजिए, ऐसे ऊपर की ओर करंट जाएगी तो इस एंड में करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलर एंड पर हमेशा सर्कुलर बनेगा। सर्कुलर वाले केस में भी, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में भी एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बनेगी सर्कुलर, तो यहाँ पर करंट ऊपर की ओर जाता दिखेगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज फील्ड्स बनेंगी। और ऐसे इस सेगमेंट से होते हुए, इस सर्कुलर रिंग से होते हुए ऐसे ये नीचे उतर करके आ जाएगी अपने सेल के पास, यहाँ से जो कनेक्ट है
तो यहाँ पर डाउनवर्ड आता हुआ करंट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये भी एक इंड होगा, और यहाँ पर क्लॉकवाइज जो है फील्ड्स बनेंगी। और टोटल जो सेगमेंट का केस होगा, टोटल सेगमेंट में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो सेंटर के पास स्ट्रेट बनेगा वो भी बिल्कुल डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज दोनों ही केस में सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के केस के लिए भी एप्लीकेबल है और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में भी राइट हैंड थंब रूल एप्लीकेबल है। एकदम समझना है 2 मिनट के अंदर। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब जो होगा वो बताएगा करंट के डायरेक्शन को, और कर्ल जो होंगे फिंगर्स के वो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और अगर करंट ऊपर की ओर है तो फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट डाउनवर्ड है तो फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जैसे कि ये केस, तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में एंड में जो फील्ड बनेगी वो सर्कुलर और सेंटर के पास स्ट्रेट। तो हम सेंटर के पास वाला बता रहे हैं, एंड वाला तो इसी से चलेगा कि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, उस हिसाब से हम फील्ड का डायरेक्शन बना देंगे। लेकिन सेंटर के पास स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो टोटल सेगमेंट में करंट का डायरेक्शन क्या है। इस केस में जब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर मिलता है तो उस केस में कर्ल जो होता है, ये जो कर्ल होता है ये उसके डायरेक्शन को बताएगा करंट के, और थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो इस केस में देखिए हमारा जो करंट पूरे सेगमेंट में जो करंट जाएगा, यहाँ से करंट ऐसे आता हुआ ऐसे निकल करके आएगा, तो पूरे सेगमेंट में ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर का सेगमेंट लिया गया है, आप इसे ए बी कह सकते हैं। तो ए बी जो ये सेगमेंट लिया गया है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे होते हुए निगेटिव टर्मिनल पे आ रही है, यानी कि करंट का जो डायरेक्शन है कर्ल के हिसाब से क्लॉकवाइज है। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो थंब हमारा नीचे की ओर होगा, यानी जो ये स्ट्रेट पार्ट इसका आएगा सेंटर के पास, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा थंब के डायरेक्शन में होगा। और इस केस में थंब डाउनवर्ड है, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। सर्कुलर करंट कंडक्टर के 3 केसेस होंगे। एक तो फील्ड दोनों इंड्स पर बनेगी, एक इंड से करंट एंट्री करेगा, दूसरे इंड से करंट निकल करके आएगा, और सेंटर के पास स्ट्रेट बनेगा। जिस इंड से करंट एंट्री कर रहा होगा उस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में, वहां पर सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेंगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिस इंड से करंट निकल रहा होगा वहां पर भी सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेंगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगी, और सेंटर के पास स्ट्रेट फील्ड बनेगी। और अगर टोटल सेगमेंट में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो ये फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट वाला डाउनवर्ड होगा, और अगर टोटल सेगमेंट में ये करंट का डायरेक्शन अप एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। यानी करंट अगर इस इंड से चल करके इस इंड की ओर आ रही होगी, ऐसे इस इंड से चलकर इस इंड की ओर आ रही होगी, तो इस पार्ट के लिए, स्ट्रेट वाले पार्ट के लिए फिर हम अपने कर्ल को लगाएंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज कर्ल चल रहा है, तो जो थंब है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा सर्कुलर के केस में, और यहां पर ये बताएगा अपवर्ड। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कब मिलेगा, जब थंब हमारा अपवर्ड हो जाएगा, यानी यहां पर फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कशन का। डायरेक्शन अगर हम पता कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो डायरेक्शन, और डिफरेंट लॉज आर हियर टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सर्कुलर वाले पार्ट में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड पर सर्कुलर बनता है करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। अपवर्ड अगर एंड पर मिलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड अगर एंड पे जिस एंड पर मिलेगा वहां पर क्लॉकवाइज फील्ड होगी सर्कुलर, और स्ट्रेट होगी बीच में, और स्ट्रेट वाला टोटल सेगमेंट में करंट का क्या डायरेक्शन उसके बेस पर लिया जाएगा। और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में थंब रूल कैसे वर्क करेगा कि ये जो कर्ल होगा वो करंट के डायरेक्शन को बताएगा और थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। अगर यही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मिल जाएगा तो थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा और कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट चलेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सर्कुलर है तो थंब ये कर्ल जो है करंट के डायरेक्शन को बताएगा और थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब जो है करंट के डायरेक्शन को बताएगा और कर्ल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। जस्ट अपोजिट चलता है स्ट्रेट और सर्कुलर के केस में जो है ये थंब रूल जस्ट अपोजिट रूप से देखा जाता है। तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल और सिंपल है और आसान है। ऐसे अपने हम राइट हैंड पाम को ऐसे स्ट्रेट करते हैं बिल्कुल, और ये जो फिंगर है हमारी, जो ये फिंगर है ना स्ट्रेट फिंगर, तो ये पॉइंट को बताएंगे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। और ये जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट जा रही है।
तो जो पाम है, ये पाम अगर ऊपर की ओर आ रहा है मतलब कि फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा, और पाम अगर नीचे की ओर, ये हिस्सा नीचे की ओर आ गया मतलब कि फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। बिल्कुल सिंपल। जो फिंगर है, स्ट्रेट फिंगर फैली हुई जो फिंगर्स हैं, ये बता रहे हैं उस पॉइंट को जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। थंब बता रहा है उस डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को। तो पाम का डायरेक्शन क्या है? पाम अगर ऐसे ओपन है, ओपन साइडेड है, इस केस में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अगर पाम ऐसे है तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड फील्ड का डायरेक्शन होगा। परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इस चीज को समझने के लिए अगर हम यहां पर समझाएं, आपको बताने की कोशिश करें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके दो साइड है, एक P और एक Q। P पर पता करना है और एक Q पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो इस केस में देखिए, Q वाले केस में देखिए, जब पॉइंट Q इधर है और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, इसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, जो थंब का डायरेक्शन है, और पॉइंट Q ऐसे हमारे फिंगर्स के साइड में ये Q पॉइंट है, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर की ओर होगा, ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर की ओर। देख पाएंगे आप, ये करंट का डायरेक्शन है, फिंगर पॉइंट के डायरेक्शन को बता रहा है। तो जो मार्कर का डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली बाहर की ओर, वो बता रहा है किसको? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर बाहर की ओर होता है या अपवर्ड होता है तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे सिंपली डॉट से। यानी इस वाले Q पॉइंट के लिए ये डॉट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर के इसी डायरेक्शन में अगर हम P पॉइंट के लिए जाएंगे तो हम P पॉइंट पर ऐसे पहुंच पाएंगे। थंब ऊपर की ओर होगा करंट के डायरेक्शन पे, फिंगर हमारा उस पॉइंट P को बता रहा है, लेकिन हमारा जो पाम है वो अंदर की ओर चला गया। इसका मतलब कि ऐसे, ये मार्कर का डायरेक्शन देखिए, मार्कर का डायरेक्शन देखिए, ऐसे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड यानी अंदर की ओर फील्ड का डायरेक्शन होगा। थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा और पॉइंट के डायरेक्शन को या फिंगर बता रहा होगा। यानी इस केस में करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा P पॉइंट के लिए, और Q पॉइंट के लिए बाहर की ओर होगा, फॉर द सेम करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फॉर द सेम करंट डायरेक्शन। इसको जब ये अंदर की ओर होगा इसे हम बताते हैं बेसिकली क्रॉस से। यानी अगर फील्ड अंदर की ओर है या डाउनवर्ड है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, फील्ड अपवर्ड है या बाहर की ओर है तो उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज क्वाइट सिंपल। अगर हम इसको हर एक पे, जैसे हमने यहाँ बताया पाम रूल में, करंट का डायरेक्शन थंब से और फिंगर से पॉइंट तो बाहर की ओर, फील्ड नॉर्मली बाहर की ओर, और इस केस में नॉर्मली अंदर की ओर मैंने करके दिखाया है। तो एकदम सिंपल। किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, तुरंत अपने हाथ के राइट हैंड के पाम को ऐसे फैला दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, पॉइंट के डायरेक्शन में फिंगर को रखिए, थंब को रखिए आप अपने करंट के डायरेक्शन में, आपको तुरंत मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि वो बाहर की ओर परपेंडिकुलरली है नॉर्मल कि अंदर की ओर परपेंडिकुलरली है नॉर्मल। और बाहर की ओर है तो डॉट से और अंदर की ओर है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक बार समराइज करें 1 मिनट के अंदर इन चीजों को, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज तीनों ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बट हमारी टॉपिक थी करंट कैरिंग कंडक्टर बिकॉज वी आर स्टडिंग टुडे अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर से मिल रहा था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये बताया ऑस्टर्ड ने। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये पता चला बायो-सेवर्ट लॉ के थ्रू, एम्पियर्स लॉ में भी बताया गया, लेकिन हमने बायो-सेवर्ट लॉ को डिस्कस किया। और बायो-सेवर्ट लॉ जनरली इन्फिनिटली स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए होता है, बट लॉन्ग के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ डायरेक्शन के लिए बहुत सारे रूल आए। डायरेक्शन कैसे पता किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो आपके सामने मैक्सवेल स्क्रू रूल आया, राइट हैंड पाम रूल आए, और राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। इन रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता कर सकते थे। ये समरी थी पूरे की। इसी के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं।